दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज 17 सितंबर के प्रातःकालीन बुलेटिन में आपके सामने हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यशस्वी और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 73वां जन्म दिवस है। वैसे मोदी जी आज 72 वर्ष के हो चुके हैं और 73 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाले कुछ ही प्रधानमंत्रियों में श्री मोदी जी शामिल हैं। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 2002 से 14 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके द्वारा दिए गए अनेकों कार्य स्मरणीय हैं। गुजरात मॉडल जो कि पूरे देश में माना जाता है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री द्वारा अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, चाहे वो स्वरोजगार से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो। परंतु इतने यशस्वी प्रधानमंत्री के दौरान उनके जो प्रधानमंत्री काल है, उस काल में हमारा देश कहाँ खड़ा है, ये मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि अपने जन्म दिवस पर वे आत्मावलोकन जरूर करें। मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूँ। हमारे चैनल की ओर से, दर्शकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की लाखों लाखों शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, और हम सब उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। परंतु इस अनुरोध के साथ कि वे कम से कम आत्मावलोकन करें, देश की आत्मा को जागृत करने का काम करें और देश की आत्मा के मुताबिक, इस देश की सुंदरता के मुताबिक, इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के मुताबिक, इस देश की सिविलाइजेशन के मुताबिक, इस देश की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, देश के चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए कितने काम उन्होंने किए हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर ज़रूर विचार करें। ये मेरा उनसे अनुरोध है और हम चाहेंगे कि हमारे ऐसे महत्वपूर्ण मजबूत प्रधानमंत्री हमेशा बने रहें। इसके बाद आज की खबर हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कानपुर से, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। कानपुर बहुत महत्वपूर्ण शहर, देश में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला, आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां उद्योग घटते जा रहे हैं। मैनचेस्टर जिस तरह से नाम पड़ा था, उस तरह की कोई भी गतिविधि अब कानपुर में नहीं रह गई है। हम चाहते हैं कि इस कानपुर को अपनी पुरानी गतिविधि, न मैनचेस्टर सही, ग्रासे बनाया जा सकता है, इटली बनाया जा सकता है, लेदर के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अपार संभावनाएं इस शहर में हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी खबर है कि कानपुर में पीएनबी के पांडुनगर स्थित कैश चेस्ट में गड़बड़ी पाई गई है और कैश चेस्ट में ऐसी गड़बड़ी पाई गई जिसको दबाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। इसके लिए वाराणसी टीम भेजी गई है। आगामी कार्रवाई क्या होगी, जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जिससे संबद्ध अस्पताल आज की तारीख में एलएलआर, लाला लाजपत राय अस्पताल के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसको हेलट के नाम से जाना जाता था। इसमें टेस्ट लैब को NABL लेबोरेटरी की मान्यता प्राप्त हो गई है। हमारे अखबार छापते हैं कि इससे बड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं नहीं समझ सकता गुणवत्ता से नई सुविधाएं कौन सी उपलब्ध हो जाएंगी। ये जरूर है कि NABL एक्रेडिशन मिलने से इसका मानक जरूर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन मानकों पर खरे उतरने की आवश्यकता होती है। ये GSVM को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अपनी इस लैब को गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया है। तीसरी खबर मैं कानपुर से लेकर आया हूँ। बर्रा थाना, वैसे तो मुझे बर्रा नाम से डर लगने लगता है। बर्रा नाम से मुझे बड़ी बड़ी बर्रैया टाइप की चीज़ें याद आने लगती हैं, लेकिन बर्रा कानपुर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि बर्रा गांव कभी होता था। आज की तारीख में बहुत बड़ा एरिया बर्रा के अंतर्गत आता है। बर्रा में एक थाना है। उस थाने में मई 2013 में मेहरबान सिंह पुरवा के 2 छात्रों द्वारा अष्ट धातु की करोड़ों रुपए की बेशकीमती मूर्ति चुरा कर लाई गई थी, जिसको बर्रा थाने में सुरक्षित रखा गया था।
लेकिन उसके पश्चात से बर्रा थाने में कितनी सुरक्षित है ये महत्वपूर्ण है। और अभी जो सूत्रों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार बर्रा थाने से वो मूर्ति गायब हो चुकी है। अब चलते हैं कानपुर से दूर फर्रुखाबाद की खबर। हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हैं इस बात की जानकारी इस बात से प्राप्त होती है कि आज भी हमारे जो नर्सिंग होम है उनमें प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रसव कराया जाता है। नतीजा होता है कि जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे तो अच्छा था जिस जमाने में दाइयों द्वारा प्रसव कराए जाते थे और उनमें मौत की दर बहुत कम होती थी। आज हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि हमारे डॉक्टरों की कितनी कमी है। अनेकों आंकड़े भी ये दर्शाते हैं कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है। फिर भी एक और ये कहा जाता है कि जो हमारे डॉक्टर रशिया या यूक्रेन से पढ़कर आए हैं उनको हमारे यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। सोचनीय विषय है। हमारी सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। सॉरी। अगली खबर झारखंड से है। बड़ी दर्दनाक खबर है। झारखंड में 27 वर्षीय गर्भ धारण की हुई महिला को रिकवरी एजेंट के द्वारा घसीटकर जानबूझकर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे कुचला जाता है। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। इस जमाने में भी जब हमारी सरकारें इसका दावा करती हैं कि हम राम राज्य ला रहे हैं और राम राज्य में ऐसी पत्नी, ऐसी महिला जो कि गर्भवती हो, उसकी उम्र भी 27 वर्ष हो और रिकवरी एजेंट ऐसा करे। हमारे बैंक, आज दुर्भाग्य से हमारे बैंक भी अब नेशनलाइज से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। साहूकारी प्रथा समाप्त करने के लिए बैंकों के पास योजना भी है, लेकिन शायद अधिकांश लोगों को इस योजना की जानकारी भी नहीं है। और जब ये प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था तो संभवतः पूरी तरह समाप्त ही हो जाएगी। अब हम एक राजनीतिक खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेता और राजघराने से संबंध रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने पहले तो मुख्यमंत्री से शायद हटना नहीं चाहते रहे होंगे, या जो भी बात रही हो, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाकर अब वो अगले माह बीजेपी में जाने की तैयारी करते हैं, ऐसी सूचना सूत्रों से प्राप्त हो रही। अब चलते हैं हम लखनऊ की ओर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर रहा है, बहुत खूबसूरत है। हर शासन ने इसको खूबसूरत बनाया है, वर्तमान सरकारें भी इसको खूबसूरत बना रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी पोल खुलती है बारिश में। उत्तर प्रदेश वैसे तो सूखा यहाँ पाया गया है, कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि रही है, कुछ में सूखा रहा है। लखनऊ में कल हुई बारिश में 9 लोग एक ही दिलकुशा कॉलोनी, जो कि लखनऊ कैंट में स्थित है, दीवार गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। कितना दुर्भाग्यशाली है कि इस जमाने में भी लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार गिर जाती है और 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा लखनऊ से सटा हुआ और कानपुर के बीच का जिला उन्नाव में असोहा एक थाना भी है, असोहा एक बड़ा क्षेत्र भी है। असोहा के कौंधा में कच्चा मकान गिरने से 2 भाई और 1 बहन की मौत हो जाती है। आज की जो हिंदुस्तान की खबर है उसके मुताबिक तो पूरे प्रदेश में 31 लोगों की बारिश में मौत हुई है। अगर ये आंकड़ा हम सही माने तो भी ये चौंकाने वाला है। हमारे यहाँ NDRF भी है, SDRF भी है। क्या ये कार्य पूरे वर्ष भर नहीं किया जा सकता कि हम सर्वेक्षण करें कि कहाँ पर अगर अतिवृष्टि होगी तो क्या होगा और कम सूखा होगा तब क्या होगा। इनका अध्ययन करें, हम अपने सोर्सेज को जुटा के रखें और समय पर सही चेतावनी पाकर उनका निदान करने का प्रयास करें। यद्यपि सामाजिक कार्य कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम पूरे मनोयोग से कार्य करें तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा एक अन्य खराब खबर कानपुर के लिए, लाल इमली
जिसके लिए कानपुर जाना जाता था, मैं पहले कह चुका हूँ, कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था। लाल इमली संभवतः आज अंतिम विश्वकर्मा दिवस मना रही है। शायद आगामी वर्ष तक लाल इमली का औद्योगिक स्वरूप ही समाप्त हो जाए और विश्वकर्मा पूजा मनाने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है ऐसा हो। आज मैं आपको बता दूं कि आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा कर्ता कर्मठ कर्ता माने जाते रहे हैं और वो उस देवता के रूप में हैं जो औद्योगिक प्रगति से जुड़े हुए हैं। इसे उनकी पूजा प्रत्येक इंडस्ट्री और प्रत्येक प्रतिष्ठान में की जाती है जहां उत्पादन होता है। इसके अलावा अवगत करा दूं कि कानपुर में एक ही एयरपोर्ट है जो चकेरी में है। यहाँ से संभवतः 2 वर्ष पूर्व सिविल उड़ानें प्रारंभ हो गई थी, और लेकिन सिविल उड़ानों की क्वालिटी और समयबद्धता ये उचित नहीं रही है। किस समय ये उड़ान रद्द हो जाए ये कोई जानकारी नहीं है। यद्यपि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से सफ़र कर सकते हैं, जो भी उड़ानें जाती हैं भर कर जाती हैं। और इसी क्रम में चार्टर्ड प्लेन जो कि विदेशी पुराने खिलाड़ियों को लेकर इंदौर जाने वाला था, उसमें तकनीकी खराबी आ गई और पायलट ने ले जाने से मना किया। इसके बाद मुंबई से आई फ्लाइट से उन लोगों को भेजा गया। इसके चलते जो यात्री जिनकी बुकिंग पहले से थी उनमें भारी रोष और हंगामा किया गया। इनमें से अलग अलग तरह से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया और कुछ को लखनऊ से, कुछ को इंतज़ार कराया गया, कुछ की टिकटें कैंसिल की गई, कुछ को आगामी दिन की टिकटों में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार से ये अफरा तफरी के माहौल में चक्केरी से जो चार्टर फ्लाइट थी वो अपना कार्य पूरा कर सकी। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जो कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके कुलपति डॉक्टर DK सिंह, इनको काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की गवर्निंग बॉडी में सदस्य बनाया गया है। ये एक सुखद बात है, उनके स्वयं के लिए गौरव की बात है और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के लिए भी गौरव की बात है। कांग्रेस के लिए हिमाचल से बुरी खबर। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर जी ने बड़े भरे मन से इस्तीफा दिया है। यद्यपि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब कुछ बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कर ली जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। 6 माह लगभग व्यतीत हो चुके हैं, परंतु अभी युद्ध समाप्ति की तरफ नहीं जा रहा है। आज अखबार की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से अनुरोध किया है कि ये समय युद्ध का नहीं है। मैं नहीं जानता इसका कितना असर होगा और पुतिन जी मोदी जी की बात पर कितना ध्यान देंगे, लेकिन ये जरूर है कि पुतिन ने अपनी आक्रामकता यूक्रेन के प्रति बढ़ाने की बात जरूर कही है। इसी बीच मोदी जी ने अपनी बात रखी है। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। पर्यावरण से संबंधित एक और खबर। मध्य प्रदेश में चीता जो नमीबिया में पाया जाता है, नमीबिया से चीतों को लेकर चार्टर्ड कार्गो प्लेन ग्वालियर के लिए चल चुका है और ये चीतों को ग्वालियर में ले जाकर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में तथा वहाँ के जू में रखेगा। ये हमारे देश के लोगों के लिए एक अच्छी और महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा ED, CBI, NIA और इनकम टैक्स, शायद आज की तारीख में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों के नाम ना जानता हो। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन यूनिट ने गिरफ्तार किया है और उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति के
मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपके संभवतः इस समय आप पार्टी के विधायकों और उनके पदाधिकारियों के ऊपर इन सभी एजेंसियों की बड़ी कड़ी नज़र है। उन स्वयं को भी संभल कर रहने की आवश्यकता है और एजेंसियों को संभवतः अपनी नज़र और कड़ी करनी पड़ेगी। छात्रों की बात न करें तो शायद बात पूरी नहीं होती है। छात्रों के बारे में एक खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 10 अक्टूबर तक अपने एडमिशन की पहली लिस्ट जारी कर देगी। आज तक कितना ही। आज के महत्वपूर्ण समाचारों में आगे अगले बुलेटिन में हम आपको इसके आगे के जो महत्वपूर्ण समाचार होंगे उनके बारे में अवगत कराएंगे और साथ में आपके विचार के लिए भी कुछ ना कुछ हम अवश्य सामग्री देंगे ताकि उन पर गहन विचार कर सकें और आप सोच सकें कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम सबको क्या क्या करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बुलेटिन को हम विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बुलेटिन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि हम सच्ची बात, सच्ची खबर आप तक समय से और अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंचाते रहें। इसी के साथ अनुरोध है कि आप .न्यूज़ फॉर्मरली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, सुप्रभात, धन्यवाद, नमस्कार।